Hi everyone and welcome to your final lecture on Plato and his thought. हमने पिछले स्लाइड्स में पिछले लेक्चर्स में पहले हमने उनकी मेन थियोरेटिकल फाउंडेशंस देखी थी, राइट? सो वी डेल्ट विद हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, नेक्स्ट वी पिक्ड अप हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस और हमने देखा कि ये दोनों थ्योरीज कैसे बेस बनाती हैं जो स्टेट है, जो एक यूटोपिया एनविसेज करते हैं प्लेटो, उसको बनाने में, उसको आगे लेके जाने में और एग्जिस्टिंग स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में इनटू दिस यूटोपियन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखे थे जो मीन्स रिक्वायर्ड होंगे इस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए और इसको मेंटेन करके रखने के लिए, जो थी आपकी स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड नेक्स्ट था योर कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, राइट? आज हम देखेंगे कि प्लेटो का ये जो हम आइडियल स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने थ्योरी बनाई, जिसके हमने मीन्स देखे इसको बनाने के लिए, तो ये आइडियल स्टेट है क्या? तो जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि द इंटायर जो हमने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देखी थी, हमने बोला था कि एक जो ट्रू नॉलेज है आपकी, राइट, ये जो ट्रू नॉलेज है ये क्या है? ये है आइडिया ऑफ नॉलेज, द आइडिया ऑफ ट्रूथ, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही सेज इज डोक्सा, राइट, विच इज़ योर ओपिनियन ऑफ बिलीफ, राइट? तो ये ट्रू नॉलेज जो लोग एक ओपिनियन या बिलीफ या एक पर्सपेक्टिव होल्ड करते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इट इज़ द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट फॉर्म्स और द अल्टीमेट गुड्स, राइट? सो द अल्टीमेट गुड्स ऑफ ब्यूटी, द अल्टीमेट गुड ऑफ ट्रूथ, द अल्टीमेट गुड ऑफ जस्टिस. तो अगर आपने ये अल्टीमेट फॉर्म समझने हैं तो आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है. और ये नॉलेज आप कैसे गेयर कर सकते हैं, कैसे इसको जमा कर सकते हैं? इट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीज़न. बट अगेन, जैसे कि उन्होंने अपने क्लास डिवीजन में बताया, ये रीज़न इक्वली शायद अवेलेबल नहीं होता सबके पास. तो जो वो एक कन्फाइंड नंबर ऑफ पीपल, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जिनके पास ये एडिक्वेट रैशनैलिटी होती है, जो कि अपने लॉजिक के थ्रू इन फॉर्म्स की नॉलेज अटेन कर सकते हैं, उनको आप गार्डियन क्लास में डाल सकते हैं. और इसी गार्डियन क्लास में से एक अल्टीमेट वो इंसान निकलता है जिसके अंदर एक वो सफिशिएंट रीज़न होता है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड what and how a good society, a good state can be formulated and maintained. और एक ये जो आइडियल स्टेट होगा, वो आइडियल स्टेट क्या होगा? वो आइडियल स्टेट विल बी रूल्ड बाय अ फिलोसोफर किंग, राइट? तो जैसे कि हमें प्लेटो की प्रीवियस थ्योरी से भी पता लगा, बेसिकली जब भी प्लेटो एक आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट आगे रखते हैं, उनके लिए अगर एक इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी बिताना है, एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, एक कंप्लीट होलिस्टिक लाइफ जीनी है, तो एक आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यही आइडियल स्टेट की गवर्नमेंट लोगों को गाइड करेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी इन हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि ये एक अच्छी लाइफ, एक गुड लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ कैसी जीनी है, राइट? बिकॉज वाई? अगेन, क्लासेस के हमने वर्चूज देखे थे कि क्या क्या वर्चूज होंगे, राइट? तो क्योंकि आपकी हाईएस्ट क्लास जो है उसके पास है द वर्चू ऑफ रीजन, द गार्डियंस के पास है वर्चू ऑफ रीजन, तो वो गाइड करेंगे आपके नॉर्मल जो लोग हैं, जो आपके मासेज है, जिनको क्या एडवाइस किया कि आपने वर्चू रखना है ऑफ टेम्परेंस या मॉडरेशन, कि आप जो ये गार्डियंस के बताए रास्ते हैं उस पे चलो तो आप अपना जीवन अच्छे से जी पाओगे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु नो बेटर देन यू डू, राइट? सो इसीलिए ये लोगों का ये समझना कि आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए वी नीड टू बी ओबीडियंट टू दीज पीपल, जो हमको जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो हमारे ही गुड के लिए है, राइट? सो अब जब आपने एक आइडियल सोसाइटी बनानी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने देखे, हैकर इनको बहुत ही छोटे एक उसके अंदर बता देते हैं. वो बोलते हैं 6 मेन फैसेट्स या फेसेस हैं ऑफ द यूटोपियन सोसाइटी, कि ये कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट होगी और इसके अंदर क्या क्या अप्लाई होगा, ठीक है? विच आर बेसिकली योर 6 C's, राइट? योर फर्स्ट C वॉज दैट ऑफ क्लास, राइट? तो आपकी जो 3 क्लासेस आ रही थी ऑफ गार्डियन, next was your class of auxiliaries which were your soldiers, and third was your class of your workers or the producing class, right? तो उन्होंने बोला ये class division होनी चाहिए based on division of labor plus specialization, right? तो जितनी functional specialization होगी, यही functional specialization will eventually give rise to the overall balancing virtue of justice, ठीक है? सेकेंड सी जिसकी वो बात करते हैं इज योर कम्युनिज्म, राइट? तो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डियंस
पूरे कॉमन गुड की ही बात करें, राइट, आपके गार्डियंस और ऑक्सिलरीज जो उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, फंक्शंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी एंड गाइडिंग द सोसाइटी, अगर आप चाहते हैं वो इसी पाथ पे रहे तो ज़रूरी है कि उनको ये बताना कि आपको मटीरियल पोजेशन से प्यार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सेटिस्फैक्शन किससे डिराइव करनी है, फ्रॉम द आइडिया ऑफ कॉमन गुड, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन दो क्लासेस के लिए फॉर योर क्लासेस ऑफ गार्डियंस प्लस ऑक्सिलरीज क्या हो, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी हो, राइट। नेक्स्ट ये क्या है आपका, सिविलिटी, ठीक है। तो आपने क्या एक चीज बेसिकली आपने रिप्रोड्यूस करनी है, ये किससे रिलेटेड है, जैसे कम्युनिज्म है आपके गार्डियंस एंड ऑक्सिलरीज के लिए, सिविलिटी स्पेशली किसके लिए है, आपके वर्कर्स या प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए, कि आपने सिविलिटी जनरेट करनी है, सिविल हैबिट्स जनरेट करनी है, दिस आइडिया, दिस हैबिट ऑफ ओबीडियंस इनकलकेट करना है आपने, कंडीशन करना है आपने अपने मासेस को, ताकि वो ये समझ सके कि जो गार्डियंस एंड ऑक्सिलरीज कर रहे हैं वो उनके बेटरमेंट के लिए, एंड वो उन्हें अनक्वेश्चनिंगली फॉलो करें, राइट। द नेक्स्ट सी विच कम्स अप इज दैट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स वो क्या बताते हैं, एजुकेशन, राइट। सो 3 लेवल ऑफ एजुकेशन थे आपके, और ये एजुकेशन जो आपके लोएस्ट लेवल पे सबसे पहले बताता रहता है डिफरेंट वेज, डिफरेंट आइडियाज, और वो बोलता है कि बेसिकली अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप किसके बेसिस पे बढ़ रहे हैं, टैलेंट के बेस पे, अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है किसी एक क्लास में भर्ती होने के लिए तो आप नीचे क्लास का हिस्सा हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, बिकॉज आपके पास वो सफिशिएंट टैलेंट है प्रोड्यूस करने का, वर्क करने का, तो आप उतना काम कीजिए, जो ऊपर की चीजें हैं वो ऊपर की क्लासेस तक रहने दीजिए, राइट। साथ ही में कंटेंटमेंट एक जनरेट होनी होती है। कंटेंटमेंट जनरेशन के लिए हमने 2 इंपॉर्टेंट मीन्स बोले थे, राइट। क्या थे वो 2 इंपॉर्टेंट मीन्स, एक तो थे वाया एजुकेशन, एक तो आपका होगा कंटेंटमेंट आप जनरेट करेंगे, ठीक है, आप लोगों को बताएंगे कि जो भी आ रहा है आपके पास वो ठीक से आ रहा है, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने बोला था, एक्सट्रीमिटीज नहीं आनी चाहिए कभी भी आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आप जितनी कम रखें उतना बेटर है, वाई, बिकॉज पीपल विल रेडिली एक्सेप्ट पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, बट अगर इकोनॉमिक वेलबींग में बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, पीपल विल राइज अप इन रिवोल्ट, राइट। योर लास्ट सी इज दैट ऑफ योर कंसेंसस। अगेन ये कंसेंसस कैसे जनरेट हो रहा है, वाया वेरियस मिथ्स एंड लेजेंड्स, ठीक है। सो ये डिफरेंट जो मिथ्स थे, फॉर एग्जांपल आपको मिथ्स बताया था, द मिथ ऑफ द मेटल्स, ठीक है, कि जो अपर क्लास है, जो आपके गार्डियंस है वो गोल्ड है, जो आपके ऑक्सिलरीज है वो सिल्वर है, एंड जो आपके वर्कर्स हैं वो बेसिकली ब्रोंज है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सब एक जो एथेनियन मदरलैंड है उसी के बच्चे हैं, सो यू आर बाउंड बाय दिस बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। सो आपकी एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए, बट एक सेंस ऑफ यूनिटी भी होनी चाहिए, कंसेंसस भी होना चाहिए, अगर आपने आगे चल के अपने कॉमन गुड के तरफ बढ़ना है, राइट। सो दीज 6 सीज आर देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेसिकली ये 6 जो सीज है इनके थ्रू आप पूरी की पूरी प्लेटो की जो थ्योरी है, जो प्लेटो ने थॉट आगे रखा है, उसको आप ये 6 सीज के थ्रू बहुत आराम से समझ सकते हैं, राइट। ना मूविंग ऑन, हमने ये तो देख लिया कि ये 6 सीज कैसे एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, एक आइडियल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। अब प्लेटो जब बोलता है कि हमने आइडियल स्टेट बनाना है, ये बोलता है दैट लाइक एन आर्किटेक्ट यू हैव टू बेसिकली कंस्ट्रक्ट द आइडियल स्टेट, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंडीशंस में तो ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटी ही ढंग की नहीं है, ठीक है। तो पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करो वाया ऑल दीज मीन्स, फिर जब आपकी आइडियल सोसाइटी बन जाएगी उसके बाद ही आपका आइडियल स्टेट बन पाएगा, ठीक है। और ये जो आइडियल स्टेट है ये भी 3 स्टेजेस में आएगा। आपका पहला स्टेट होगा, जो पहला स्टेज आएगा वो है आपका हेल्दी स्टेट का, जो ग्लॉकन है वो इसकी बात करते हैं, राइट। ग्लॉकन इसको क्या बुलाते हैं, द सिटी ऑफ पिग्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो आपका हेल्दी स्टेट आएगा इसमें पहली बार डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपका क्लास के तरफ से ये सब आने लग गया है कि बेसिकली
ये स्पेशलाइज चीजें एक स्पेसिफिक क्लास परफॉर्म करेगी, राइट। तो ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के कारण आपका स्टेट पहली बार विल क्योर ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट कि जिसको जो सूट नहीं कर रहा वो काम करने से हटके जिसके लिए वो बने हैं वही काम करेगा, राइट। द नेक्स्ट स्टेज दैट विल कम इज ऑफ द luxurious state. So basically because of division of labor, because of functional specialization, the wealth of the state will grow, right। और जैसे कि wealth of the state will grow, अब आप realize करेंगे कि you need a band of soldiers, what is the band of dogs to preserve this wealth, and अगर आपकी कोई जो outer external threats है उन सबको curtail करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया luxurious state. The next stage जो final stage है, जो आपकी जहां पे आपका आइडियल स्टेट फॉर्म होता है, द जस्ट और योर आइडियल स्टेट, ठीक है। तो जो आपके ये डॉग्स आए हैं, आपके जो सोल्जर्स आए हैं, ऑक्सिलरीज आए हैं टू प्रोटेक्ट द सिटी एंड टू सेफगार्ड द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट विद इन द स्टेट, अब उनके साथ साथ इन डॉग्स में से एक ट्रू रूलर एमर्ज होगा, वो रूलर जो कि रूल करेगा पूरे सिटी को, वाया हिज रीजन, वाया हिज नॉलेज, बिकॉज उसको पता है कि इस जस्ट स्टेट को आगे कैसे लेके जाना है और इसको मेंटेन कैसे करके रखना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सामने आती है, जो कि आप प्लेटो के सारे काम में देखोगे कि बेसिकली बहुत ही इंटरचेंजेबली ही यूजेस द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। अब जब हमने स्टेट पढ़ा था, हमने देखा था कि एक स्टेट बहुत डिफरेंट है। हमने स्टेट के 4 मेजर एलिमेंट किए थे, गवर्नमेंट हैपन टू बी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट कैन चेंज, इट मे बी ऑफ टेम्पररी नेचर, ठीक है, सक्सेसिवली वो चेंज होती जाती है। स्टेट्स आर सीन as more permanent entities, ठीक है। वही सोसाइटी इज सीन एज अ मच लार्जर, मच ब्रॉडर एंटिटी, जिसका एक पॉलिटिकल फॉर्मेट कौन सा है, स्टेट। कम्युनिटी अगेन मे बी बाउंड बाय सर्टेन bonds of brotherhood, certain fraternal bonds etc, जो स्टेट में शायद एग्जिस्ट करें या ना करें, ठीक है। बट फॉर प्लेटो, जब वो अपने यूटोपियन स्टेट की बात करता है, फॉर प्लेटो स्टेट, सोसाइटी, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। ये सब जो है, इन सब की ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैपिंग है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती in the overlapping of these, right? In fact, जब आगे political science बढ़ेगा, people will, many scholars will try to fix certain boundaries between the state and the society, right? For example, Arendt बोलेगी अगर state हर जगह society में घुसने लग गया तो क्या होगा, it will lead to totalitarianism, right? तो प्लेटो को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड इसी के कारण there is also a scathing criticism of Plato, because उन्होंने जब भी वो अगर लिबर्टी एनविसेज भी करते हैं, पहले तो उनके लिए द आइडिया ऑफ फ्रीडम एज एनविसेज बाय डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बहुत ही एक यूजलेस आइडियल है, राइट। फॉर हिम देन लिबर्टी इज एक्चुअली, जो आगे चल के बेंजामिन बेसिकली उनको बोलेंगे that this is liberty of the ancients, right? So the idea कि liberty किससे आती है, by public participation, right? So the idea कि आप जब स्टेट के हित के लिए काम कर रहे हैं, जब आप स्टेट को, जो स्टेट आपसे एक्सपेक्ट करता है, जब आप वो कर रहे हैं, तो आप अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग जस्टिस टू योर रोल, ठीक है। सो इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी जैसे चल रही है उसको स्टेट के हिसाब से ही चलना है, राइट। सो दैट इज व्हाई प्लेटो टेंड्स टू हैव नो प्रॉब्लम in the intermingling of state and society, because उनको लगता है that by doing this वो common good को ही cater कर रहे हैं, कभी भी किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर tyranny की तरफ नहीं जा रहे हैं, because for him functional specialization equals your justice, right? Now moving ahead, प्लेटो जब भी बात करते हैं इन द क्रिएशन ऑफ हिज आइडियल स्टेट, वो 5 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, राइट। सो प्लेटो अपने रिपब्लिक के अंदर ये बताते हैं कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या है, रूल बाय द बेस्ट, एंड रूल बाय द बेस्ट किससे है, फिलोसोफर किंग से, ठीक है। अब वो बोलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है एग्जिस्टिंग सोसाइटी में, एग्जिस्टिंग सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि जब दे आर मेन इन पावर आर नॉट मेन ऑफ नॉलेज, राइट। दीज आर द मेन हु आर केटरिंग टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, एंड इवन इफ दे आर्ट, इनके पास सफिशिएंट रीजन नहीं है टू नो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गुड विच इज नीडेड फॉर द सोसाइटी, राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पहले तो वाया एजुकेशन आप रैशनल सिटीजन्स बनाए,
और फिलोसोफर किंग भी लाए, राइट। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्लेटो बोलता है, वो बोलता है प्रेजेंट सोसाइटीज में जो फिलोसोफर किंग है उसको ऑफन आप ही इज एट द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी और ही इज जस्ट हैप्पी फिलोसोफाइजिंग, राइट। सो द आइडिया कि फिलोसोफर किंग इज नॉट इन अ पोजिशन ऑफ पावर इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग। ये उस इंसान की गलती नहीं है कि वो किंग नहीं बना है, बल्कि ये सोसाइटी की शॉर्टकमिंग है कि उनके अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि वो फिलोसोफर किंग को आके एक रूलिंग पोजीशन में डाले, राइट। सो ही प्लेसेस द फॉल्ट फर्मली विद द degenerate society and not with the philosophers who are running away from these positions of power, right। तो बोलता है it is up to the rational citizens to actually convince their philosopher king कि आओ और आप हमें रूल करो, right। अब अगेन वो बताता है कि अब जब आपने ये फिलोसोफर किंग लाना है और आपने एक जस्ट सोसाइटी बनानी है, तो बोलता है कि आपने वेरियस क्लासेस को पर्टिकुलर काम दे देने हैं अगर आपने ये आइडियल स्टेट बना के रखना है, ठीक है। तो सोल्जर्स क्या है, अगेन एनालॉजीज वो यूज करेगा। सोल्जर्स क्या है, जैसे कि हमने देखा था, डॉग्स वो आर जेंटल टू देयर फ्रेंड्स एंड फियर्स टुवर्ड्स देयर एनिमीज। इनका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट, ठीक है। तो जितनी भी आपका जो टेरिटरी है, जो आपकी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना किसका काम है, आपके ऑक्सिलरीज या सोल्जर्स का। अगेन योर प्रोड्यूसिंग क्लास ऑफ द वर्कर्स आर रिगार्डेड एज द sheep, right? Sheep, so in the sense firstly they are the productive class, secondly like sheep, right, they are very obedient। एक बार जहां पे एक बंदा चल पड़ा बस वो पीछे 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 they'll keep following। and guardians क्या है, guardians are the shepherd, right। so guardians are the people who are supposed to guide these sheep and let them know कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। and these dogs are the people who are meant to protect the sheep from the attacking wolves, right। so this analogy is actually used to सिग्निफाई कि आपका आइडियल स्टेट कैसे फंक्शन करेगा बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ द वेरियस क्लासेस, राइट। सेकेंडली और भी बहुत एनालॉजीज यूज करते हैं, जैसे कि पहले भी बताया था कि व्हेन प्लेटो टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल टेक्ने, राइट। तो टेक्ने एज इन कि एक स्किल होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड एजुकेशन जो आपकी स्कीम ऑफ एजुकेशन है, व्हाई इज दैट नेसेसरी, बिकॉज दैट इज बेसिकली ट्रेनिंग योर गार्डियन क्लास इन हाउ टू गवर्न, राइट। सो बेसिकली आप 50 सालों तक पढ़ते ही जाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं इन मिलिट्री एज वेल एज इन गवर्नेंस, एंड फाइनली उसके बाद यू आर सीन एज हैविंग द रिक्विजिट कैपेबिलिटी टू गवर्न और टू रूल, राइट। सो सिमिलरली वो बोलता है कि ऐसे ही जो रूलर्स है आप उनको रिगार्ड करो एज व्हाट, फिजिशियंस। एंड ये फिजिशियंस के पास नेसेसरी स्किल्स हैं बिकॉज दे स्पेंड सो मच टाइम लर्निंग दो स्किल्स टू फाइनली टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द स्टेट विच इज सिक, ठीक है। तो उनका काम क्या है कि ये जो आपका एलिंग स्टेट है उसको रिकवर करे एंड टू क्योर इट ऑफ द डिजीज दैट इट्स फेसिंग, राइट। आगे चल के अब प्लेटो बोलता है कि रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग विच ही रिगार्ड्स एज मोनार्की, ठीक है। तो ये मोनार्की क्या है, रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग हु इज अ मैन ऑफ रीजन, ठीक है, द मैन हु इज प्रिवी टू द फॉर्म्स, टू द आइडिया फॉर्म्स, द आइडिया, द आइडियल, ठीक है। इस इंसान को पता है कि क्या ठीक है, क्या गुड है, क्या आइडियल है, इसीलिए अ मोनार्की देयरफॉर इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्लेटो, ठीक है। वो बोलता है आगे चल के अगर आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस देखोगे तो ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, ये डीजेनरेट फॉर्म है। तो जब मोनार्की की डाउनफॉल आती है तब इस तरह की वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कम इनटू बी, राइट। सो कौन कौन सी है ये है डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड फाइनली आपकी tyranny, ठीक है। सो अनलाइक कंटेम्प्रेरी सिनेरियो जहां पे डेमोक्रेसी हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, जहां पे हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन एज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर wars labeled as just wars being fought in the name of democracy, राइट। इसके अगेंस्ट गुथरी जब एनालाइज करते हैं प्लेटो के व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि प्लेटो रिगार्ड्स डेमोक्रेसी एज अ सुपरमार्केट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। बेसिकली जैसे सब्जी मंडी होती है वैसे ही डेमोक्रेसी है, जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से वो चल सकता है, राइट। तो बोलते ऐसी कभी भी एक पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी स्टेबिलिटी नहीं इम्पार्ट कर सकता टू इट्स पीपल, टू इट्स सोसाइटी, राइट। अब अगेन व्हेन वी अंडरस्टैंड द डीजेनरेशन, हम देखेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन एंड साथ ही में कि डीजेनरेशन की मोनार्की कैसे डीजेनरेट होती है, डेमोक्रेसी। बेसिकली पहले आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट। डेमोक्रेसी बेसिकली जब उसने ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट उठाया, ये उन्होंने स्पार्टा से लिया था, राइट। उन्होंने बोला था कि जो स्पार्टा की कॉन्स्टिट्यूशन है ना,
ये डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। सो डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है, वो बोलते थे कि बेसिकली, अब जैसे कि हमने जब एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता रही थी, तब मैंने आपको स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। एंड एक क्रिटिसिज्म जो स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम का प्लेटो करते हैं इस कि जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम है इट इज एक्सेसिवली फोकसिंग ऑन मिलिट्री एंड फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, राइट। अब इससे क्या होता है, वो बोलते हैं कि एक सेल्फ कंट्रोल टू जेनरेट हो जाता है इन द रूलिंग क्लास ऑफ स्पार्टा, बट दिस सेल्फ कंट्रोल इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रीजन। फिलोसोफर किंग में क्या है, फिलोसोफर किंग में जब सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल क्यों है, बिकॉज दिस फिलोसोफर किंग इज प्रिवी टू रीजन, ठीक है, एंड वो समझता है कि सेल्फ कंट्रोल से ही मेरे को एक दूसरी कंटेंटमेंट मिलेगी विच इज दैट ऑफ सर्विंग द कॉमन गुड। स्पार्टा में लेकिन क्या है, आपको इन द नेम ऑफ ऑनर, ठीक है, आपको फोर्सफुली सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं जिस दिन अगर वो बोलता है अगर आपको यू नो बाय दिस फोर्सफुली आपको अगर वो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करा सकते हैं और आपको वॉर्स लड़ने भेज सकते हैं, तो किसी दिन कोई और आपको आपका ब्रेन वॉश करके आपको किसी और डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है कि छोड़ो, व्हाई डू यू हैव टू सर्व द कॉमन गुड, सर्व योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट। सो बिकॉज द स्पार्टन रूलिंग क्लास इज नॉट प्रिवी टू रीजन, बिकॉज इनकी रूलिंग क्लास फिलोसोफर किंग जैसी नहीं है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज दीज रूलिंग क्लास पीपल डू नॉट हैव सफिशिएंट रीजन अवेलेबल टू देम टू keep their self control in place and to serve the common good इंस्टेड ऑफ देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये था एक उनका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब आगे चल के वो बात करते हैं कि कैसे बाकी डीजेनरेशन होता है एंड बाकी फॉर्म ऑफ डीजेनरेट कॉन्स्टिट्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है। अब प्लेटो जब भी आइडियल स्टेट की बात करते हैं, एक चीज जिसपे उनका बहुत ज्यादा फोकस है वो है यूनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अगर वो एजुकेशन और मिथ्स और पर्सुएशन और लेजेंड की बात करते हैं, इट इज वाई टू बेसिकली कंट्रोल द मासेस, सेकेंडली टू जनरेट कंसेंसस कि अगर कुछ हो रहा है, अगर आपको लीड किया जा रहा है बाय द गार्डियंस, इट इज फॉर योर ओन गुड, राइट। अगेन फंक्शनल एंड क्लास स्पेशलाइजेशन क्यों है, टू क्रिएट नॉन इंटरफेरेंस, राइट, टू क्रिएट नॉन इंटरफेरेंस, सेकेंड क्रिएट इंटरडिपेंडेंस, थर्ड टू क्रिएट यूनिटी प्लस हार्मनी, ठीक है। सो ये जितनी भी ह्यूज स्कीम ऑफ थिंग्स है बेसिकली दे आर गेट टुवर्ड्स व्हाट, द यूनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। और इस यूनिटी ऑफ द स्टेट में प्लेटो ने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे एम्फसाइज किया था जो हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, वो क्या थी कि यूनिटी और किसी में हो ना हो, रूलिंग क्लास में जरूर होनी चाहिए। वो बोलते हैं इनस्टेबिलिटी स्टेट्स में कब आती है, जब रूलिंग क्लास के विद इन डिसेंट हो, जब रूलिंग क्लास एक दूसरे के अगेंस्ट कंस्पायर कर रही हो, ठीक है। तो बहुत जरूरी है दैट द गार्डियंस माइट टेल नोबल लाइज टू द मासेस बट द गार्डियंस विल नेवर लाई टू ईच अदर, ठीक है। सो गार्डियंस के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, अगर आपने ये आइडियल स्टेट या यूटोपिया मेंटेन करके रखना है, राइट। अगेन वो मीन्स क्या थे, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म, राइट। वाई, बिकॉज लोगों आपके गार्डियंस और ऑक्सिलरीज के पास तो अपना कुछ होगा नहीं, ना फैमिली होगी ना प्रॉपर्टी होगी, तो जो दो मेन चीजें लोगों को डिवाइड करती हैं, दैट ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन, वो तो गार्डियंस एंड ऑक्सिलरीज में कभी आएंगी ही नहीं। सेकेंडली एजुकेशन के थ्रू एक ये मिथ जो है, अगेन हमने पढ़ा था द आइडिया ऑफ डबल एजेड स्वॉर्ड, ठीक है। एक तो वो मासेस को समझाएगा कि जो तुमको जगह दी गई है तुम उसी के लायक हो, सेकेंडली वो ये जो अपर क्लास है, जो गार्डियन क्लास है, उसको भी ये बताएगा कि देखो यू आर प्रिवी टू रीजन, सो यू शुड हैव दिस इंटरनल कन्विक्शन कि मैं जो कर रहा हूं वो कॉमन गुड के लिए कर रहा हूं, राइट। Again, despite all of this, despite all the focus on unity, प्लेटो बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है that in future a disgruntled group of guardians may come into being who are now not happy with just wisdom, ठीक है, or the idea of serving common good, ठीक है। अब these people have been lured by material possessions, they have been lured by the idea of having property, they have been lured by this idea of having family, ठीक है। और इस सिनेरियो में एक सर्टेन क्लास ऑफ न्यू गार्डियंस आ जाएंगे हु आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मटेरियल वेल्थ, एंड देयर विल बी दिस क्लास ऑफ ओल्ड वैनगार्ड्स जो उनको दोबारा लोअर करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मोरालिटी, एथिक्स, कॉमन गुड की तरफ वापस आ जाओ तुम, ठीक है। और इनके बीच में एक ये फाइट होगी, एक कॉम्बैट होगा, राइट।
तो हमेशा वो बोलता है अगर रेवोल्यूशन यूटोपिया में आएगा, ये रेवोल्यूशन विल कम फ्रॉम विद इन, बिकॉज आपके मासेस तो वैसे ही एक कंट्रोल में है, उनको मिथ्स के थ्रू हमने कंट्रोल किया हुआ है, कंडीशन किया हुआ है। तो हमेशा रेवोल्यूशन इन द यूटोपियन स्टेट विल बी अ पैलेस रेवोल्यूशन विद इन द गार्डियन क्लास से ये आ रहा है, नॉट फ्रॉम द मैन ऑन द स्ट्रीट, नॉट फ्रॉम द मासेस। ठीक है, तो पहला स्ट्रीक ऑफ रेवोल्यूशन विल ऑलवेज बी अ पैलेस रेवोल्यूशन फॉर प्लेटो। ठीक है, अब जैसे जैसे मटीरियल पोजेशन से ल्योर होते जा रहे हैं, तो सडनली इंस्टेड ऑफ सर्विंग द कॉमन गुड ये क्या करेंगे, जितनी भी पावर है उसको ये बेसिकली दे विल यूज देयर पावर टू सर्व देयर ओन सेल्फिश नीड्स। ठीक है, और आगे आगे चलते चलते देयर ओन सन्स विल बिकम इवन मोर एफिमिनेट, इवन मोर डीजेनरेट। ठीक है, और ये जो जनरेशंस है ये और पावर को अपने, और जो मटेरियल पोजेशंस है इनको अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगी। एंड व्हेन दे डू दिस, तब आपकी ये जो यूटोपियन स्टेट था, आपकी जो मोनार्की है, इट हैज डीजेनरेटेड टू बिकम एन oligarchy. ठीक है, इट इज नो लॉन्गर अ यूटोपियन स्टेट, व्हाट हैज इट बिकम, इट्स बिकम एन ओलिगार्की। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ डीजेनरेशन। अब वो बोलते हैं बिकॉज ओलिगार्की है, ठीक है, अब उन्होंने अपने सेल्फिश नीड्स को सस्टेन तो करना है, राइट, एंड ऑब्वियसली उनके पास इतना ना, उनके अंदर इतना हार्ड वर्क का टेंडेंसी है, ठीक है, ना उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने जो उनको जिस तरह के शौक हैं उनको वो खुद मेंटेन कर सके। तो क्या करेंगे, दे विल ऑप्रेस द मासेस। ठीक है, वो ऑप्रेस करेंगे मासेस को, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, साथ ही साथ में दे विल बिकम मोर वॉर मॉन्गरिंग। एंड ये कौन उनकी लड़ाइयां लड़ेगा, कौन एट द एंड ऑफ द डे, मासेस को वो भेजेंगे टू फाइट देयर बैटल्स। ठीक है, बिकॉज आपके ऑक्सिलरीज भी एक लिमिटेड उसमें ही है, तो अब मासेस जाएंगे, दीज मैल न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड मासेस विल गो टू फाइट देयर बैटल। ठीक है, और इस बैटल लड़ते हुए वो एक दूसरे को देखेंगे और वो जानेंगे कि भाई हम लोगों की तो हालत उतनी ही बुरी है, और हम लोगों की हालत क्यों बुरी है, बिकॉज ऑफ दीज ओलिगार्क्स जो कि हमें एक्सप्लॉइट करके अपनी ये बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आगे जब हम मार्क्स पढ़ेंगे ना, तब हमको अब मार्क्स बात करेगा कि आपको यू नो दिस आइडिया ऑफ क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ बनने के लिए। ठीक है, तो मार्क्स बोलता है कि हमेशा जो आपकी रिच या कैपिटलिस्ट क्लास है वो सबसे पहले बन जाती है क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ। वर्कर्स को ये बनते हुए टाइम लगता है। जब आप प्लेटो को, अगेन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड मार्क्स आप देख सकते हैं कि जब ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना, एंड व्हेन दे आर ग्रोइंग, व्हेन दे सी ईच अदर जस्ट एज डिप्राइव्ड, ठीक है, तब ये क्लास कॉन्शियसनेस पहली बार अराइज होगी मासेस में। ठीक है, एंड नाउ प्लेटो ने क्या बोला था, देयर शुड बी यूनिटी अमंग द रूलर्स। जो रूल्ड हैं, जो आपके मासेस हैं, उनमें यूनिटी मत बनने दो। बट नाउ व्हाट विल हैपन, सडनली द मासेस विल ग्रो यूनिफाइड अगेंस्ट हु, द रिच, राइट। वाई, बिकॉज नाउ दे रियलाइज कि ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अब जो मिथ्स हैं, एजुकेशन है, जो कि लोगों को कंडीशन करने के लिए यूज किए जा रहे थे, वो अब किसी भी काम नहीं आएंगे। वाई, बिकॉज क्लास कॉन्शियसनेस अब डेवलप हो गई है आपके ये वर्कर्स के अंदर भी, आपके मासेस में भी। एंड इवेंचुअली पोस्ट द पैलेस रेवोल्यूशन विच लेड टू ओलिगार्की, अब एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आएगी, और ये पॉपुलर रेवोल्यूशन से क्या आएगा, आपकी डेमोक्रेसी आएगी। ठीक है, अब अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, प्लेटो ये बोलते हैं ठीक है डेमोक्रेसी शुरू में आपको लगता है बड़ी अच्छी है, वो बोलते हैं लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना, डेमोक्रेसी जब भी आती है, अगर मासेस को भी रिवोल्ट करना है ना, मासेस को ऑर्गेनाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, मासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या आएगी, एक वो बोलते हैं एक रेवोल्यूशनरी पार्टी टाइप्स आएगी। ठीक है, अगेन ये रेवोल्यूशनरी पार्टी का एक लीडर होगा। ठीक है, वो बोलता है, और ये लीडर जो कि घोड़े पे चल के रिच को मार रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यही लीडर है जो एक डेस्पॉट भी बनेगा, राइट। सो ही सेज डेमोक्रेसी में एक इनहेरेंट टेंडेंसी है टू डीजेनरेट इनटू डेमागॉगरी और टिरनी। डेमागॉगरी क्या होती है, लेड बाय डेमागॉग्स। डेमागॉग्स कौन होते हैं, हु पैंडर टू पीपल। बेसिकली दे से कि हमें तो जो लोग बोल रहे हैं हम वही कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग पीपल इनटू बिलीविंग कि हाँ वी आर केटरिंग टू देयर नीड्स, राइट। सो बोलते हैं ये जो डेमागॉग है, इवेंचुअली ओवर टाइम जैसे जैसे ये पावर को और ज्यादा करेगा अपने हाथों में, ये इवेंचुअली एक टायरेंट बन जाएगा। और ये जो टायरेंट है, ये जो डेस्पॉट है, ही इज बाउंड टू बिकम mad because of the possession of power. He will be friendless because he is continuously scared कि कोई और आके मेरी पावर ना छीन ले. He'll be cruel because he has to maintain his power, and
हाउ कैन ही मेंटेन हिज पावर? ओनली बाय फोर्स. इसकी कैपेसिटी फॉर नॉलेज एकदम कम हो जाएगी. एंड हाउ विल ही रूल? ही विल रूल बाय फोर्स. ना इसके ऊपर रिस्ट्रेन होगा ऑफ इनर reason, and nahi there will be any other restraint of a law, right? So because of this, your democracy will eventually lead to the worst form of government, which is what? Your tyranny, right? अब हम देखते हैं कि प्लेटो ये इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है डेमोक्रेसी को. आजकल तो डेमोक्रेसी की बहुत वाहवाही है. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्लेटो, राइट? अब प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बेसिकली इट लीड्स टू एरोगेंस ऑफ मासेस. वो बोलता है कि अब हर इंसान को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं इट इज द करेक्ट फॉर्म, इट इज द करेक्ट थिंग दैट आई एम सेइंग, राइट? तो बोलता है बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस that it leads to the mediocrity. It basically highlights and it puts on a pedestal the mediocrity of the public mind, right? तो जो इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी बोल रहा है कि जो मुझे पता है वो सही है, right? So this is hugely problematic. and आगे चल के टॉकेबल जैसे लोग भी डेमोक्रेसी को जब क्रिटिसाइज करेंगे वो इसी बेसिस पे करेंगे. अगेन टॉकेबल का एक और क्रिटिसिज्म आता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जिसको अगेन प्लेटो हैज डिस्कस्ड. ओके, सो टॉकेबल फॉर एग्जांपल ही सेज द आइडिया ऑफ हाई कल्चर. ठीक है, तो ये जो हाई कल्चर है वो बोलता है हाई कल्चर है विच इज यू जेनरेट गुड टेस्ट विद इन यू. सो द आइडिया ऑफ ब्यूटिफुल आर्ट, लिटरेचर, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, तो बोलता है ये जो हाई कल्चर है ये किसको अवेलेबल होता है? यू आर बेसिकली द स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द रिच एंड द कल्चर्ड. ठीक है, अब जो मीडियोकर जो आपकी पब्लिक है उनको लगता है कि हाँ ये जो रिच और कल्चर्ड है ना, दे ऑलवेज स्नियर एट एंड दे होल्ड इन डिसडेन दिस पॉपुलर कल्चर, राइट? तो वो क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि जो आप जो समझते हो ना कि डेमोक्रेसी इज वेरी टॉलरेंट, राइट? सो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बीइंग वेरी टॉलरेंट. ठीक है, अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिटिक जो प्रॉब्लमेटिक भी है, बट अगेन यू कैन एक्चुअली फाइंड सर्टेन वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स इन हियर. वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज टॉलरेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है, what is the kind of tolerance practiced by democracy? जब तक you are agreeing with the majority view, your views shall be accepted. So that is where their tolerance ends. If a minority comes up and disagrees with you, there they will stop being tolerant and they will try imposing their majoritarian view on your minority, right? Again there is the problem of why always hold high culture in high regard instead of popular culture, right? तो again ये बीच की थोड़ी debates and arguments उठती है, but yes, that is one point of criticism of democracy that is provided by both Plato as well as Tocqueville, right? आगे चल के again J.S. Mill भी ये बात करेंगे. So J.S. Mill is actually one of the leaders of लिबर्टी. उनकी बुक थी ऑन लिबर्टी, आगे हम J.S. Mill भी पढ़ेंगे. बट अगेन ये सेज एक अगेन जब आप बात करते हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अगेन वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में भी ना वेरियस काइंड ऑफ सोल्यूशंस लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो एजुकेटेड तो द सुपीरियर मैन हैव अ ग्रेटर से इन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देन योर ऑर्डिनरी मासेस, राइट? क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि बेसिकली अगर आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करोगे तो जो मेजॉरिटी है, जो मीडियोकर है, वो जो सुपीरियर नॉलेज के जो लोग हैं उनको भी अपनी लेवल पे गिरा देंगे, राइट? सो दीज वर आल्सो द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्लेटो. Right? Now the next thing that Plato puts forth is he says कि democracies ना कभी भी stable systems नहीं बना सकते हैं. They will always breed instability, right? और अगर आपने democracy को survive करवाना तो भाई बहुत ही luck की ज़रूरत है, because at the end of the day नहीं तो democracy will definitely degenerate. ठीक है, तो हमने जैसे बताया था कि democracy for Plato is what? Mob rule. But again it's not the mob who's ruling. Few superior men, few men who are in the position of leadership, and ये leadership धीरे धीरे इनमें से a strong ruler will emerge who will be the despot, who will be the demagogue, and eventually it is leading to what? Tyranny, right? Now again वो बोलते हैं अब एक फिलोसोफर किंग है जिसके पास भी सिंगल हैंडेडली सारी पावर है, दूसरा एक डेमोगॉग है जिसके पास भी सारी पावर है. तो फिलोसोफर किंग इतना अच्छा क्यों है, डेमोगॉग इतना बुरा क्यों है, राइट? तो डेमोगॉग भी अपेरेंटली बोल रहा है दैट आई एम सर्विंग इन द नेम ऑफ द कॉमन गुड. तो क्या मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है फॉर प्लेटो बिटवीन द फिलोसोफर किंग एंड द डेमोगॉग, राइट? अब प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है जो डेमोगॉग है वो हमेशा पर्सनल पावर को क्या यूज करेगा? एज एन एंड इन इटसेल्फ, right? What he wants to do,
he only wants to accumulate power, that is his end. Philosophic king on the other hand will use this power, why? For the good of the society, कि मैं एक common good, एक ideal society बना पाऊं, इसलिए ये power use होगी, right? Again a very important point of difference is कि जो loyalty of philosopher king है वो एक certain interest group, एक certain majoritarian group की तरफ नहीं है, बल्कि it is towards the good of all. ठीक है, तो सोसाइटी में जितने लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे सपोर्ट हिम और नॉट, उन सबके कॉमन गुड के लिए फिलोसोफर किंग काम कर रहा है, राइट? अगेन दिस फिलोसोफर किंग इज अ मैन ऑफ नॉलेज एंड मैन ऑफ पावर कंबाइंड टुगेदर इनटू वन पर्सन who will thereby create the ideal state and the ideal society, right? Demagogue is only a man in power, he is not a man of knowledge, राइट? नाउ अगेन वो बोलते हैं कि जो गार्डियंस है, मैन ऑफ रीजन है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन किससे डिराइव करेंगे? वो अपनी सेटिस्फैक्शन पॉपुलर अप्रूवल से नहीं डिराइव करते, ठीक है? पॉपुलर अप्रूवल के हंगरी कौन होते हैं? आपके जो डेमागॉग्स हैं, ठीक है? इसके अगेंस्ट उनके अंदर एक इंटरनल कन्विक्शन है, बिकॉज दे नो दे आर मेन ऑफ रीजन एंड दे हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स लर्निंग द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, सो दैट इज व्हाई दे देमसेल्व्स आर कन्विंस्ड कि हमको आर्ट और साइंस और पॉलिटिक्स आती है एंड इसीलिए वी आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द जस्ट आइडियल स्टेट, राइट? नाउ अब जब हमने पढ़ लिया है ये सब रिपब्लिक के अंदर हुआ है, ठीक है, जो उनका मेन वर्क था, हमने देखा था दैट इन हिज लेटर वर्क्स ऑफ द स्टेट्समैन एंड द लॉज प्लेटो हिमसेल्फ ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंजेस। तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है और क्या चेंजेस है जो कि स्टेट्समैन एंड लॉ की तरफ आते हैं, राइट? स्टेटमैन क्या है? स्टेट्समैन बेसिकली उनका एक मिडिल में वर्क है बिफोर ही हेड्स टुवर्ड्स दिस हिज मैच्योर वर्क्स व्हिच इज दैट ऑफ लॉज, राइट? सो अब रिपब्लिक में फोकस किस पे था? फिलोसोफर किंग पे, ठीक है? एंड नॉट टू क्रिएट द, बेसिकली वो बोलते फिलोसोफर किंग क्या करेगा? वो आइडियल स्टेट क्रिएट करेगा, ठीक है? बेस्ट स्टेट दैट कैन बी क्रिएटेड वो फिलोसोफर किंग क्रिएट करेगा, नॉट द बेस्ट पॉसिबल स्टेट, ठीक है? सो बेस्ट पॉसिबल स्टेट नहीं, पॉसिबल जब हम बोल रहे हैं, व्हेन वी ऐड द वर्ड पॉसिबल, हम क्या बोल रहे हैं? दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दोज लिमिटेशंस, जो हम बेस्ट कर सकते हैं वैसा हम बेस्ट स्टेट करेंगे, ठीक है? सो आई विल से, यू नो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, से दैट आई वाज सिक ड्यूरिंग एन एग्जाम, blah 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 blah, I did the best that I could in that exam. No, here that means कि if you have to do the best, that means getting 100 out of 100 in that exam, right? So that is what Plato is also focusing on. Do not make the best possible state, but you have to create the best state that there can be, right? But later on Plato खुद समझ जाता है कि शायद ये ideal state बनाना possible नहीं है, और ये जो चेंज आता है उनके अंदर, that is reflected in his works as well, right? Statesman के अंदर पहली बार ही adds the idea of mixed government, ठीक है, कि हमको शायद mixed government बनानी जरूरी है, और ये mixed government will be led by a statesman. ये statesman will be very wise, उसको पता होगा कि ये जो ट्रेडिशनल कस्टम हिस्टोरिकली चले आ रहे हैं, ठीक है, उनका बेसिकली उनको फॉलो करना, एंड इवन दो देयर वोंट बी रिटन लॉज, बट उनको पता होगा कि ये जो कस्टम्स है दे आर कमेमोरेटिव ऑफ सर्टेन अनरिटन लॉज, ठीक है, जो हिस्टोरिकली माने गए हैं, हिस्टोरिकली प्रूवन है, एंड सो इन माय गवर्निंग आई हैव टू अडहियर टू दीज customs and unwritten laws अगर मैंने लोगों को ढंग से गवर्न करना है, right? His main now work which actually leads to change is the laws. Now Plato is realizing कि even though reason is available to the philosopher king, someday if that reason fails, क्या कोई safeguard है जिसके थ्रू मैं abuse of power को prevent कर सकूं? He realizes ये नहीं है, right? At the same time he realizes the shortcomings of human nature. तो वो कहते हैं keeping into consideration the severe limitations that humans have, rather than creating the ideal state, let's create the best possible state, ठीक है? Let's create the kind of state that is possible for the humans to sustain and preserve, right? So इसी चीज को आगे चल के his second best state जो है, उसी को आगे चल के एरिस्टोटल अपने पॉलिटिक्स में the best form of state उसको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है? अब इसके अंदर भी ना द लॉज में एक शॉर्ट स्टोरी सी है. सो बेसिकली द आइलैंड ऑफ क्रेट, ये इसके अराउंड बात होती है, राइट? सो बेसिकली वहां पे 3 लोग हैं एंड इन 3 लोग के बीच में ये डायलॉग है, राइट?
one of the lengthiest and his last dialogical works that Plato comes up with, right? So basically what he says is that there is one Athenian visitor to this island of Crete, right? Then there's one person who's from Sparta, and then there's this last person called Callias, who's a Cretian. ठीक है, so basically this person who belongs to the island of Crete, he asks the Athenian कि आप मुझे बताओ मैं बेस्ट पॉसिबल स्टेट कैसे बना सकता हूं, क्यों, क्योंकि एक क्रेट में एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, ठीक है, और इस अनएक्सप्लोर्ड पार्ट के अंदर मैं बेसिकली ये एक सिटी बनाना चाहता हूं बाय द नेम ऑफ मैग्नीशिया, राइट, और ये मैग्नीशिया होगी जिसके अंदर आप ये जो बेस्ट पॉसिबल सिटी स्टेट के फीचर्स बताओगे, इसके अंदर हम ये अप्लाई करेंगे, राइट। सो अगेन इस मैग्नीशिया के अंदर जो हम आगे पढ़ के देखेंगे, प्लेटो कई रूल्स बना देता है। सो वो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बताएगा, वो बोलेगा कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, जितना कम एक्सपोर्ट कर सको उतना कम एक्सपोर्ट करो, राइट। सो थिंग्स लाइक 10 माइल्स अवे फ्रॉम द सी, राइट, ये भी वो बात करेगा मैग्नीशिया में। सेकेंडली वो एडिक्वेट पॉपुलेशन का साइज भी बताएगा, राइट, तो कितना है उनका एडिक्वेट पॉपुलेशन का साइज, इसे अराउंड 5040 हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये है उनका एक एडिक्वेट साइज ऑफ हाउस होल्ड, राइट। सो दीज स्मॉल डिटेल्स आर आल्सो गिवन बाय प्लेटो व्हेन ही ट्राइज टू डिस्क्राइब द आइडियल सिटी स्टेट ऑफ मैग्नीशिया दैट ही होप्स टू क्रिएट वाया लॉज। नाउ इन दिस लॉज जो सिटी स्टेट आता है, यहाँ पे फिलोसोफर किंग नहीं है, यहाँ पे लॉज होंगे, राइट, स्पेसिफिक लॉज होंगे, और ये लॉज कौन बनाएगा, एक चीज होगी आपकी असेंबली। तो जैसे हमारी एक लेजिस्लेटिव इलेक्टोरल काउंसिल टाइप्स होती है, वैसे ही एक असेंबली वहां पे भी होगी, राइट। अगेन एक काउंसिल होगी, राइट, जहां पे मेन ओवर 30 इयर्स ऑफ एज एंड विमेन ओवर 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। इस असेंबली में सारे सिटीजन होंगे, राइट, सिटीजन्स बेसिकली मींस जिन्होंने हु हैव सर्व्ड इन सर्टेन वॉर्स, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। इस काउंसिल के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, ठीक है, मेन ओवर 30 एंड विमेन ओवर 40, राइट। सो हु विल बेसिकली एग्जीक्यूट द लॉज, हु विल डू द एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। Then come your magistrates. Magistrates are basically performing your judicial functions और इनको elect किया जाता है by the assembly, and magistrates में ही आ रहे हैं आपके guardians of laws। ये guardians of laws हैं जो basically नजर रख रहे हैं कि जो laws हैं इनको correctly apply किया जाए, ठीक है, एंड फॉलो किया जाए बाय द काउंसिल, राइट। एंड ये जो गार्डियन ऑफ लॉज है, दीज आर बेसिकली एक्सट्रीमली वाइज पीपल, बिकॉज इसके अंदर 50 से लेके 75 ईयर्स ऑफ एज तक के लोग हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे, राइट। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोर्ट्स, राइट, आगे चल के जुडिशियल अपील्स, ये वो हर चीज के बारे में एक ये सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना के रखते हैं टू केटर टू द नीड्स ऑफ मैग्नीशिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो वो लाते हैं ना इज दिस नॉक्टर्नल काउंसिल। अब ये नॉक्टर्नल काउंसिल क्या है, बेसिकली दिस नॉक्टर्नल काउंसिल वर्क्स फ्रॉम डॉन अंटिल सनराइज, ठीक है। सो बेसिकली जब लोगों के पास सबसे ज्यादा लीजरली टाइम होता है, बाकी सब सो रहे हैं, तब ये नॉक्टर्नल काउंसिल वर्क्स। ये नॉक्टर्नल काउंसिल क्या करती है, बेसिकली लोग जो होते हैं जो कि बुरे नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस दे हैव ब्रोकन अ लॉ, उनको 5 साल की सजा हो गई है, उनको 5 साल की जेल हो गई है। अब ये नॉक्टर्नल काउंसिल क्या करती है, ये रात को बैठती है विद दीज पीपल, विद दीज इग्नोरेंट पीपल, एंड दे ट्राई टू रिफॉर्म देम, ठीक है। तो ये इनको बताती है कि आपको कैसे क्या करना है, सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली जो आपके जो 9 हाईएस्ट आपके गार्डियंस ऑफ लॉज के मेंबर्स हैं ना, वो इस नॉक्टर्नल काउंसिल का हिस्सा है। सो दैट सर्टेन एक जो थोड़ा टिल्ट स्टिल टुवर्ड्स द मेन ऑफ रीजन, टुवर्ड्स द मेन हु नो द बेस्ट, वो ये नॉक्टर्नल काउंसिल में भी रिफ्लेक्ट होता है। प्लेटो के अंदर वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगेन जब वो लॉ एंड लॉ गिवर्स की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि लॉ जो है इट यूजेस द आइडिया ऑफ रैशनैलिटी, ऑफ परसुएजन, नॉट ऑफ फोर्स। आप फोर्सफुली लॉ नहीं बनवा रहे, ये कमांड नहीं है, ये लॉ है, राइट। सो अगेन ही गोज बैक टू हिज फेवरेट मेथोडोलॉजी, क्या है ये, एनालॉजी, राइट। और वो बोलता है क्या एनालॉजी देता है, फ्री डॉक्टर ट्रीटिंग फ्री पेशेंट्स, ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं बिना पैसे के, बेसिकली मीन्स अ फ्री पर्सन, राइट। तो वो बोलता है अगर एक स्लेव डॉक्टर के पास जाएगा, स्लेव डॉक्टर उसको बोलेगा हाँ ये करो, तो स्लेव जो है, जो स्लेव पेशेंट है, वो चुपचाप उसकी बात को कमांड की तरह मान के वो फॉलो करने लगेगा, ठीक हो या ना हो। फ्री डॉक्टर जब फ्री पेशेंट्स को ट्रीट करता है, वो ये तो बताता ही है कि आपको हुआ क्या है। पहले ही विल डायग्नोज देम कि आपको ये प्रॉब्लम है,
उसके बाद जो वो ट्रीटमेंट रेकमेंड करेगा वो ये भी बताएगा कि जो मैंने ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है ये मैंने क्यों किया है और इससे आप कैसे क्योर होंगे, राइट? सो ही इज परसुएटिंग द पेशेंट इनटू एक्सेप्टिंग द a cure that he is offering, right? So that is the way in which lawgivers are also supposed to function in this city state of Magnesia that shall be created, right? So this is the change that comes in the statesman and the laws from what the ideal state that Plato had envisaged in the Republic, right? Now moving on, we will do an evaluation of Plato and basically इसके अंदर we will talk about the criticism जो किया जाता है, जो ऑफर किया जाता है प्लेटो को। हमने पहले ये देख लिया है कि प्लेटो फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इनका जितना इन्फ्लुएंस आगे चलते वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का हुआ है शायद ही किसी का हुआ हो। तो बोलते थे योर इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एट द एंड ऑफ द डे कैन बी क्लब्ड इनटू बीइंग ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नेवर रियली नॉन प्लेटोनिक, राइट? सो अब क्या है ये क्रिटिसिज्म? तो सबसे पहले एरिस्टोटल ही who is a student of Plato himself, right, who was a student of the Academy of Plato, वो उनके ग्रेटेस्ट क्रिटिक बनते हैं, राइट? तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी, राइट? उन्होंने बोला कि जो आपकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, मे बी इट इज जो इसका बेस है वही गलत है, राइट? साथ ही साथ में उन्होंने ये कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, राइट? सो बेसिकली जब उनकी कम्युनिज्म की बात की जाती है वो बोलते हैं कि जब भी आप ये कम्युनिज्म ऑफ फैमिली करोगे या वाइव्स करोगे इसके कारण बड़ी डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन आएगी, राइट? सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ people being happy or sufficient or people not diverging into certain things, it will lead to maybe fights over wives, right? Secondly वो बोलते हैं जब आप बात कर रहे हो कि बच्चे will be part of the community, वो बोलते हैं जब भी कोई चीज कम्युनल कंट्रोल के अंदर आती है ना उसकी ज्यादा देखभाल नहीं होती, उल्टा ज्यादा निग्लेक्ट होता है, बिकॉज हर किसी को लगता है कि अगर मेरा कुछ होना ही नहीं है, अगर मेरा कोई फायदा ही नहीं है तो मैं इसकी देखभाल क्यों करूं, ठीक है? ये दोनों प्रॉपर्टी का भी यही हाल होगा और चिल्ड्रन का भी यही हाल होगा, राइट? दैट बेसिकली इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम इट विल लीड टू ग्रेटर निग्लेक्ट विच विल एट द एंड ऑफ द डे नॉट सर्व द कॉमन गुड बट इन फैक्ट एंड अप हार्मिंग इट, राइट? अगेन उन्होंने जो रिपब्लिक के अंदर वो स्टेट की बात करते हैं, एरिस्टोटल बोलता है एक ये बहुत ही इमेजिनेशन पे बेस्ड है, राइट? अगेन इट्स नॉट इंडक्टिव इनफ, इन्होंने प्रैक्टिकलिटी देखी ही नहीं है। साथ ही साथ में वन मोर थिंग दैट ही क्रिटिसाइजेस इज प्लेटो क्या बोल रहा है, हम सक्सेसिव स्टेजेस में स्टेट बनाएंगे, तो स्टेट क्या है, एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। फॉर एरिस्टोटल, जब हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे हम देखेंगे स्टेट इज एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, it is natural, it springs out of the social nature of man itself, right? So it is not an artificial creation but a natural organization, right? So again these were the main points of criticism of Aristotle by Aristotle of Plato, right? अगेन कोलरिज जब बात करते हैं जब क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो की, ही क्रिटिसाइजेज इट बाय कॉन्ट्रास्टिंग एरिस्टोटल एंड प्लेटो, राइट? वो बोलते हैं कि प्लेटो बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है, जो उनकी थ्योरी है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, इट डील्स, अब आप थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देख लीजिए, राइट? सो द वेरियस आइडियाज इन विच ही टॉक्स, राइट? द मिथ ऑफ केव, सो ऑन सो फोर्थ, कि जो आप अपने आसपास देख रहे हो इज अ वर्ल्ड ऑफ शैडोज, अ वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, देयर इज अ रियल वर्ल्ड टू बी नोन विच इज ओनली प्रिवी टू अ सर्टेन पीपल वाया बाय मीन्स ऑफ रीजन लॉजिक, राइट? तो बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है, बिल्कुल भी फैक्चुअल, बिल्कुल भी इंपेरिकल, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। एरिस्टोटल जो है उनको वो एक इंपेरिकल मैन मानते हैं एज अगेंस्ट द आइडियलिज्म दैट प्लेटो एनविसेजेस, राइट? तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि एक इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है एरिस्टोटल और प्लेटो में दैट ईदर यू कैन बी एन एरिस्टोटलियन और यू कैन बी अ प्लेटोनिस्ट, नेवर बोथ, एंड यू कैन नेवर कन्वर्ट, राइट? सो दैट इज द मेन पॉइंट दैट कोलरिज ऑफर्स, राइट? Moving forth, one of the most devastating critiques of Plato comes from Karl Popper, right? Who's a liberal thinker, and basically he, in his work The Open Society and Its Enemies, पॉपर बोलता है कि जो अच्छा, और पॉपर जो है ना टोटलिटेरियनिज्म के बहुत अगेंस्ट है, राइट? सो ही एंड अरेंट आर एक्चुअली टू पीपल हु आर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ सिस्टम दैट लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म, राइट? तो पॉपर बोलता है कि जो प्लेटो है ये एक क्लोज सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है? तो स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या कर रही है, बेसिकली कंडीशन कर रही है, राइट?
एक आइडियोलॉजी बना रही है जिसके थ्रू लोगों को कंडीशन हो सके दैट दे नेवर क्वेश्चन। कभी भी फ्री कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, सिर्फ लोगों को बताया जा रहा है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, राइट। अगेन कम्युनिज्म भी क्या कर रहा है, क्लोज सिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसके थ्रू जो गार्डियंस और ऑक्सिलरीज है उनको दिस आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम कभी भी उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा। तो बोलता है ये तो एक ट्राइबल फॉर्म है जो इसको हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, ये वापस ही उस प्रिमिटिव ट्राइबलिज्म की तरफ जा रहा है, राइट। So he regards Plato as anti-democracy, as anti-change and as anti-open society, right? So anti-democracy को तो हमको समझ में आ ही गया है। Even though they say that Plato in certain forms is radical, वाई, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी की जगह क्या बनाना चाहता है, यूटोपियन स्टेट बनाना चाहता है। हमने पहले भी एग्जिस्ट किया था, बट वंस द यूटोपियन आइडियल स्टेट कम्स इनटू बीइंग, उसके बाद प्लेटो बहुत ही स्टेटस क्वो आ जाता है, उसके बाद वो चेंज नहीं लाना चाहते। एंड इस चेंज को प्रिवेंट करने के लिए वो ओपन सोसाइटी की जगह एक क्लोज सोसाइटी बना देते हैं, विच वाया मिथ्स, विच वाया एजुकेशन, विच वाया कम्युनिज्म tries to maintain the class system of the state as it is, right? So at the end of the day he sees certain totalitarian tendencies within the Platonic system. Again W Feet जब बात करते हैं प्लेटो की, he says he has the vacillations of an adolescent. So basically अगर आप देखते हैं, अगर आप बात करते हैं प्लेटो की, ठीक है, एंड कि उन्होंने क्या क्या बताया, आप खुद देख सकते हैं दैट विद इन हिज वर्क्स ओनली कभी कभी वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, राइट। तो जिस तरह का वो एक पॉलिटिकल सिस्टम एनविसेज करते हैं रिपब्लिक में, लेटर ऑन चल के स्टेट्समैन एंड लॉज के अंदर वो उसको एकदम ही हटा देते हैं। लॉ वो बोलता है इज लॉ, पहले प्लेटो बोलते हैं कि इट इज फॉर लेसर मैन, बट उसके बाद वो लॉज में जाके बोलते हैं कि नहीं, लॉज तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लॉज के थ्रू ही एक अच्छा सिस्टम मेंटेन हो सकता है। साथ ही में जैसे उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, उनका एक बाद में एक वर्क आता है कॉल्ड पार्मेनिडीज, राइट। उसके अंदर वो अपनी ही कई थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाते हैं, right? So such form of contradictions and continuous vacillations occur in his works, which again has been criticized by W Feet. But regardless of all these criticisms, the kind of theory the kind of philosophical foundations that Plato offers to the Western political thought is obviously invaluable, right? And इन चीजों पे ही develop हुई है आपकी Western political thought, right? तो even though Aristotle ने बहुत criticize किया है, but अब आगे चल के देखेंगे कि जो प्लेटो ने अपनी आप को करेक्ट करने की कोशिश की इन हिज लेटर वर्क्स, एरिस्टोटल इन फैक्ट furthers that correction and supplements Plato's work rather than completely eradicating him, right? So Plato therefore still remains relevant, his thought still remains relevant, and his contribution to the Western political thought still remains relevant regardless of the numerous decades and centuries that have passed between him giving his thought to date, and whatever different changes have occurred in the kind of political system and the kind of political thought that we rest our faith in today, right? So this is where Plato ends. Please go through it again, right? If you have any questions, you can actually post them in the comments below, and we will pick up comparative politics, and we'll do a short introduction of comparative politics tomorrow, and after that we will pick up from the theory that we left. The next thinker that we will be exploring in our next lecture of Western political thought, when that comes, will be Aristotle, right? Again, if you can access the IGNOU notes of Aristotle, please go ahead and do that. Nahi to when I post the lecture on Aristotle, I will also give the link for the IGNOU lecture or the IGNOU notes on Aristotle, right? Thank you.